स्टूडेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सी। पार्ट ए और बी हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। अच्छा, पार्ट सी करने से पहले एक इसका चॉइस वाला क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर 28 का। तो ये चॉइस वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी ट्राइंगल में से है। तो ए बी सी में डी ई पैरेलल टू बी सी है, ए डी बाई डी बी का रेशो दिया हुआ है आपको, ए सी दी हुई है, ए ई फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ई आपको बोला है पैरेलल टू बी सी है। तो डी ई एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। अब यहाँ पे आपको पता है जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है ट्राइंगल के अंदर, एक ही ट्राइंगल के अंदर, तो वो क्या करती है, वो सेम रेशो में डिवाइड करती है। बीपीटी लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। जब भी लाइन पैरेलल होगी एक ट्राइंगल के अंदर, तो आपको क्या लगानी है, जब भी लाइन पैरेलल हो और आपको ट्राइंगल के रेशो की बात कर रहे हो, तो आप बीपीटी लगाते हैं, ठीक है। तो बीपीटी क्या कहती है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला रेशो इस लाइन का इसके साथ ए डी बाई बी डी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो रेशो दिया हुआ है ए डी बाई डी बी दिया हुआ है 3/5, ए डी बाई डी बी 3/5 दिया हुआ है आपको। बट यहाँ पे ए ई तो निकालनी है, बट साथ में ए सी दिया हुआ है, जबकि हमारा ए सी नहीं आया ना, यहाँ पे ए ई के साथ ई सी आ गया है। तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो देखिए जब ए डी ट्राइंगल का रेशो ऐसे भी बन सकता है, ए डी बाई बी डी, यानी ये अपॉन ये अपॉन ये, या ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि मुझे ए ई तो निकालनी है और साथ में ए सी दी हुई है ना, ए ई बाई ए सी, यानी कि हमें बोल रहा है ए ई छोट ये और फिर ये बड़ी, तो पहले छोटी लिए फिर बड़ी लिए, क्योंकि ए ई आपको निकालनी है इस साइड वाली लाइन की और साथ में ए सी आपको दी है। तो आपको रेशो कैसा वाला दिया है, ए ई और ए सी का। तो आपको जब बोले ए डी और बी डी और ए ई और ई सी, तब आप ये वाला लेना, ये अपॉन ये अपॉन ये। लेकिन जब आपको ए ई अपॉन ए सी बोल रहे हैं ना, तो इसके साइड से भी आप क्या लेंगे, ए डी अपॉन ए बी, यानी कि पहले इसकी एक छोटी साइड ली और फिर बड़ी ली है, फिर ऐसे इसकी छोटी फिर बड़ी लेंगे। तो अगर ए ई बाई ए सी कह रहे हैं तो ए डी बाई क्या लेंगे, ए बी लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बोलते ई सी और ए सी, बाई चांस ई सी और ए सी बोलते, तो आप इसकी ई सी लेते तो इसकी ए सी लेते, तो इसकी डी बी अपॉन ए बी लेते। समझ आ गया। तो आप ये भी ले सकते हैं ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, या आप ले सकते हैं ये वाली छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, फिर ये छोटी साइड या बड़ी साइड, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं इसकी ये वाली छोटी अपॉन बड़ी, इसकी ये वाली छोटी अपॉन बड़ी। तो आप तीनों रेशो ले सकते हैं, ठीक है। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको निकालना क्या है। तो आपको ए डी बाई बी डी तो दिया हुआ है, बट ए सी के साथ ए ई की कंडीशन दे दी, तो आपने ए ई के साथ ए सी रेशो बनाना है, तो इसलिए इसका ए डी बाई ए बी लेना पड़ेगा। अब देखिए आपको ए डी बाई डी बी दिया हुआ था 3/5, ए डी बाई ए बी तो नहीं दिया हुआ ना। तो ए डी बाई ए बी को मैं क्या लिख, देखो अगर मुझे ए डी बाई बी डी दे रखा है 3/5, तो अगर मेरे को कोई रेशो दे रखा है तो मैं ए डी को 3 क्या लूँगी, 3 इसके साथ एक्स लिख दूँगी। ऐसे बी डी को क्या लिख दूँगी, 5x, क्योंकि ये रेशो है, ये साइड नहीं है। ए डी अगर साइड बनानी है तो इसके पीछे एक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ए डी मैंने 3x लिया है, तो ये 3 ए बी क्या है, इन दोनों से मिलके बनाना ए बी, ए डी और बी डी को प्लस करके। तो ए बी की जगह हम ए डी प्लस बी डी लिखेंगे ना, समझ आ गया। तो ये 3x अपॉन 8x हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा। और ए ई आपको निकालनी है और ए सी आपको दी हुई थी 4.8। अब ए ई निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 से 0.6 और 0.6 को 3 से करोगे तो पहले तो मल्टीप्लाई करना, फिर एक के बाद डेसिमल लगाना, तो ए ही आ जाएगा 1.8, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। तो अब करते हैं हम इसका पार्ट सी। तो देखिए पार्ट सी में आपको सबसे पहले तो बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, जो कि इन दो पॉइंट्स की लाइन की, इन दो पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनके अंदर कहीं उनके कहीं अंदर है वो पॉइंट एम, और वो कंडीशन दे रखी है बी एम इक्वल टू 2 cm है। तो पहले तो आप ये इन दो पॉइंट से लाइन बन रही है ना, तो इसका डायग्राम बना लीजिए।
तो बी और सी पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, ठीक है। एम कहीं अंदर है इस लाइन के, और कंडीशन क्या दी है, कंडीशन आपको दी है बी एम डबल ऑफ सी एम है, ठीक है। तो आपको पता है ये बी सी किससे बनी है, बी एम प्लस सी एम से बनी है ना, और बी एम क्या दिया, डबल ऑफ सी एम, और सी एम तो एज इट इज़ रख दो। तो ये बी सी जो हो जाएगा 3 टाइम ऑफ सी एम हो जाएगा, यानी सी एम को अगर मैं पूरी बी सी के अकॉर्डिंग निकालूँ तो सी एम आ जाएगा 1/3 ऑफ बी सी, ठीक है। ऐसे अगर मैं बी एम को बी सी के अकॉर्डिंग निकालूँ तो बी एम क्या था, डबल ऑफ सी एम, और सी एम मेरा कितना आया पूरे बी सी के अकॉर्डिंग, 1/3 ऑफ बी सी, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ बी सी। तो देखिए बी एम आपका 2/3 ऑफ बी सी है और सी एम आपका 1/3 है, तो रेशो क्या बनेगा, 2:1 बनेगा ना। ये 2/3 आया है बी एम, बी एम कितना आया 2/3, और ये 1/3, तो 2/3 और 1/3 का 3 से 3 कैंसिल, तो रेशो क्या बना, 2:1। तो ऐसे आप पूरी इस बी एम को भी बी सी की फॉर्म में निकालिए और सी एम को भी पूरी बी सी की फॉर्म में निकालिए, तो उससे रेशो पता चल जाएगा आपको। अब रेशो पता चल गया तो अब आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेना है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूले में अगर आपको रेशो पता है 2:1 एंड ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये बीच का पॉइंट जो होता है xy होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x जो पॉइंट है ये वाला, ये कैसे निकलेगा, m1 को तो x2 से और फिर m2 को x1 से, ऐसे क्रॉस करके m1 को x2 से m2 को x1 से पहले मल्टीप्लाई करना फिर प्लस करना, और नीचे m1 + m2, ऐसे y आता है, m1 को y2 से और m2 को y1 से, ऐसे क्रॉस, ठीक है। y वाला निकालना है तो m1 को y2 से और m2 को y1 से, और अगर x वाला निकालना है तो m1 को x2 से और m2 को x1 से, ऐसे, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको m1 m2 पता है ना, 2 और 1 है, तो m1 की जगह 2 रखना है, m2 की जगह 1 रखना है, x2 की जगह देखिए x2 है 3, और ये, ठीक है। इसे रख के वैल्यूज़ को x और y निकल जाएगा आपका। तो आपको क्या निकालना था, m के कोऑर्डिनेट ही तो निकालने थे, m के कोऑर्डिनेट x y है, तो ये कितने आ गए 4/3 और 3, तो ये आंसर है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला तो सबको आता है, जब भी रेशो निकालना हो या रेशो दिया हो तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन, अगर x आपका ये है एंड y ये है तो ये फाइंड कीजिए। तो सिंपल है, x की वैल्यू ये जो है वो यहाँ पे रख देंगे एंड y की वैल्यू भी रख देंगे। और देखिए यहाँ स्क्वायर है, तो x की वैल्यू ये थी, y की वैल्यू ये थी, इसमें स्क्वायर है ना, तो इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, सेम ऐसे इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी। अब देखिए डिवाइड में दोनों है ना, दोनों पे ए स्क्वायर है ना, इस पर भी आ गया था, क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में ना इनटू में इसके साथ ये इनटू में तो कैंसिल हो सकता है, अगर प्लस में होता तो नहीं होता, इसके साथ ये इनटू में ना, और ये डिवाइड में है तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर बचा है, यहाँ से कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, वो भी सिंपल ही है। तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए करनी। तो आपको बोला है कि शो कीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखिए sec4 - sec², दोनों में sec² थीटा है ना, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 2 बार दोनों में कॉमन है, ऐसे इसमें भी 2 बार दोनों में कॉमन है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड, क्योंकि शो में आपको लेफ्ट हैंड अलग करनी होती है, राइट हैंड साइड अलग करनी होती है। तो sec² कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ पे 4 था तो 2 पावर बचेगी, यहाँ से दोनों पावर बाहर है तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना, कैंसिल हो गया 1। अब देखिए sec² - 1 आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, tan² होता है, तो ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। सेम ऐसे राइट हैंड साइड में भी कॉमन ले लीजिए, tan² कॉमन आ जाएगा, इसमें से 10⁻2 बचेगी, और यहाँ तो ये पूरा बाहर है तो ये कट के 1 आ जाएगा। अब आपको पता है 1 + tan² क्या होता है, sec²। एक आइडेंटिटी याद रखना, sec² थीटा माइनस tan² थीटा होता है 1, जैसे sin² प्लस cos² 1 होता है, वैसे sec² माइनस tan² 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप sec² निकालना चाहते हो तो 1 + tan² हो जाएगा, माइनस हो गया वहाँ प्लस हो गया ना, sec² क्या आ जाएगा 1 + tan²,
तो जहाँ 1+10² वहाँ sec² लिख सकते हो। या 10² निकालना है तो ये -10² इस साइड जाएगा तो +10²। 10² किसके बराबर आ जाएगा 1। 10² निकालना है तो ये माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो गया, एंड ये 1 यहाँ आएगा तो ये प्लस है तो यहाँ के माइनस। तो 10² क्या होता है sec² -1, इसलिए हमने sec² -1 की जगह क्या रखा था 10²। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ रही है और राइट हैंड साइड भी यही आ रही है, तो यानी कि इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर में से है। एक आर्क है सर्कल में जो इतने एंगल पे बन रही है सेंटर से, तो फाइंड करनी है उस लेंथ ऑफ आर्क को अगर उसका डायमीटर सर्कल का आपको 42 गिवन है। तो आप लेंथ ऑफ आर्क तो आपको समझ आती है, सेक्टर से एसोसिएट होती है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर हमारा सेंटर से, ये रेडियस जो है सेंटर से जो पार्ट कट करेगी ये ट्रायंगल बना के, है ना, उसको हम सेक्टर कहते हैं। पूरा सेक्टर है। अब इस सेक्टर से एसोसिएटेड जो बाउंड्री है सर्कल की, ये बाउंड्री, पूरी बाउंड्री को तो हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। तो ये इस सेक्टर से रिलेटेड जो बाउंड्री है ये वाली, ये लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है, तो डायमीटर अगर सर्कल का दिया आपको 42 तो रेडियस हाफ कर देंगे। डायमीटर अगर 42 है तो रेडियस आधी होती है ना इसकी। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखिए, लेंथ क्या है, सर्कमफ्रेंस का पार्ट है तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, उसका पार्ट है तो θ/360। थीटा मतलब एंगल जितना सेंटर पे बन रहा है, तो ये 60 है ना। हाँ, अगर ये बोलते हैं मेजर आर्क, तो मेजर आर्क मतलब ये वाला पार्ट नहीं होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा, तो उसमें थीटा फिर 60 नहीं होगा। ये वाले पार्ट पे थीटा कितना हो जाएगा, पूरा 360, उसमें से 60 माइनस हो जाएगा, तो ये वाला थीटा 300 हो जाएगा। अगर मेजर आर्क बोलते तो थीटा डैश यानी मेजर वाला थीटा लेंगे, ये वाला। तो ये 60 है तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ इस 60 वाले पे जो आर्क बन रही है लेंथ, इसे हम माइनर आर्क भी बोल सकते हैं। तो इसका थीटा कितना है 60, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 22। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, 22 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 इज एडेड टू बोथ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक आपके पास पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस क्या है, जब भी कोई पॉलिनोमियल दिया तो उसके जीरो तो अल्फा और बीटा। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज़ होती है अल्फा और बीटा। अगर यहाँ पे हम उस एक्स की वैल्यूज़ को रखते हैं तो वो जीरो बन जाता है पूरा पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको जीरो कहते हैं। तो जीरोज आर वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो उसके जीरोज अल्फा और बीटा है। अब इन्होंने कहा कि अगर अल्फा और बीटा में 2 ऐड कर दिया जाए तो एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये वाला। तो आपको ये जो पुराना पॉलिनोमियल है ना, इसमें बी और सी निकालना है। तो देखिए, जब भी एक पॉलिनोमियल दिया हो तो आप इससे क्या करते हैं, जब भी एक पॉलिनोमियल दिया हो आप इसका पहले जीरोस का सम करते हैं, उसको किसके बराबर करते हैं, -b/a। तो देखिए -b करूँगी तो ये b ही है और ये a ही है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इंटू बीटा वो होता है c/a। देखिए जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c, ये तो सबको पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग तो अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है, वहाँ पे देखिए c प्लस में होता है, बट इस इक्वेशन में आपको c माइनस में दिया है। तो वैसे तो +c/a होती है, बट c यहाँ पे कैसा है, माइनस का है ना, इसलिए यहाँ c पे भी माइनस लगाया है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये वाली इक्वेशन थोड़ा ना दी है, यहाँ देखिए माइनस दिया है। तो c मेरा जो ये वाला c है वो यहाँ पे +c ना होके कैसा है, -c। समझ आ गया, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया है। अब देखिए, अगर आपने नए जीरो बनाए तो अल्फा, अब अल्फा नहीं रहेगा, अल्फा +2 हो जाएगा, ऐसे बीटा +2 हो जाएगा। तो अब अगर मैं नया पॉलिनोमियल बनाऊंगी तो उसका सम कैसे आएगा, इन 2 जीरोस को पहले टोटल करेंगे। और देखिए नया पॉलिनोमियल तो ये दिया है ना आपको, तो इसे मैं अगर इसे कंपेयर करूँ a1, इसका मैं abc नहीं लूँगी, इसका तो मैंने abc दे रखा था, तो इसका मैं a1 b1 c1 मान लेती हूँ। ये इसकी जनरल इक्वेशन बन गई है ना। तो इसमें a1 1 है, b1 4 है, c1 आपका -5 है। अब देखिए इसमें जीरोस का जब सम करूँगी, जीरोस तो अभी इस वाले के ये है ना, क्योंकि इन्होंने ऐड 2 कर दिया दोनों में, तो ये जीरोस बन गए, तो इनका सम करो। और वो सम किसके बराबर होता है आपको पता है, -b/a। बट b/a यहाँ पे b1 a1 है इस वाले पॉलिनोमियल में, तो b1 कितना है 4 एंड a1 क्या है 1। और देखिए यहाँ तो माइनस होता है ना, तो इसलिए इसमें माइनस लगेगा। अगर ये प्लस है तो माइनस लगेगा इसमें, यहाँ माइनस है अगर,
हाँ अगर ये माइनस होता तो ये माइनस से माइनस कट जाता तो प्लस हो जाता, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 और 2 4, एंड ये -4 है तो ये यहाँ के माइनस हो जाएगा तो -8 आ जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपने यहाँ से निकाला तो था -b/a, वो यहाँ रख देंगे तो ये आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मान लेना। अब ऐसे प्रोडक्ट निकालो नए ज़ीरोज़ का, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो अल्फ़ा को पहले बीटा से करो, फिर अल्फ़ा को 2 से करो, ये इससे भी होगा, फिर इससे भी होगा, फिर इससे। तो अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा अंदर। अल्फ़ा बीटा आपने पुराने से निकाला था, -c/a आया था। अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाला था, वैसे तो -b/a आया था, बट हमने यहाँ से सॉल्व भी कर लिया था, उसे कितना आ गया था -8। तो ये तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, -8 साथ में +4 इक्वल टू दिस। अब यहाँ से आप देखिए जब इसे रख देंगे -8 तो ये पूरा तो सॉल्व होके ये -16 +4 -12, यहाँ के +12 तो ये आ गया 7, -c/a आ गया आपका 7, ठीक है। और -b/a कितना आया है, -8, ये दोनों को हमें यहाँ ले लेना है। ये आ गया 7 और ये आ गया -8। अब ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर देना तो ये -7 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो b आ गया आपका 8, अगर इनके दोनों के अपॉन में मैं 1 लगा दूँ तो a 1 आ गया, b 8 आ गया, और c कितना आ गया -7। a दोनों का सेम करना है तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी। मान लीजिए यहाँ 3 होता और यहाँ 1 होता तो इसको भी 3 बनाते ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ताकि a दोनों के क्या हो जाते, सेम हो जाते एलसीएम लेके। तो ABC अगर आपके पास मिल गया है तो आप इस वाले फॉर्म में रखिए जो आपको पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ था। तो उसमें a के प्लेस में 1 रखेंगे, b के प्लेस में +8, एंड c के प्लेस में देखिए यहाँ माइनस था ना उस पॉलिनोमियल में, तो यहाँ c पे तो -7 आया ना, तो 2 माइनस आ गए, तो यानी कि 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब भी पुराना पॉलिनोमियल दिया है तो उससे आप अल्फ़ा बीटा का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। अच्छा ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में हमें इसमें यहाँ माइनस लगा हुआ था क्योंकि प्लस होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे c/a होता था तो यहाँ पे -c/a बनेगा, ये ध्यान रखना आप इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ भी माइनस दिया होता तो ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाता, ये याद रखना। तो इस पॉलिनोमियल के हिसाब से ये बनते हैं, बट अगर यहाँ साइन चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। और फिर न्यू पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ ये है तो वहाँ से भी आप समर प्रोडक्ट निकाल लिए, और फिर ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकाला है और यहाँ से जो निकाला है वो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। फिर कंडीशन के हिसाब से हमें जो निकालना है वो निकाल लेंगे। आज हमारे पुराने ABC आ जाएंगे अगर ये, तो हम फिर इन ABC ये जो भी B और C आए इस पर रख देंगे तो पॉलिनोमियल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए पॉलिनोमियल में से ही है। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल में आपको क्या बोला है, स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज का सम। तो पहले जीरोज क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, अब उनका पहले स्क्वायर करना है यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर उसका सम करना है, यानी कि हमें फाइंड क्या करने को कह रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये जो भी पॉलिनोमियल दिया है सबसे पहले तो आप इसे इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर कीजिए। इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसमें a3 है, b देखिए +5 है, c देखिए यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ माइनस है तो c कितना है, -2 है। अगर यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा, बट अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा ना। ऐसे ही अगर b यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो b कितना आता, -5। अगर यहाँ b माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता तो माइनस से माइनस हट जाता। तो कंपेयर ध्यान से करना, ठीक है। ABC आ गए आपके। अब आप क्या करते हैं, पॉलिनोमियल से जब ABC निकाल लेते हैं तो इनका सम करते हैं, तो सम होता है -b/a। अब b और a तो आपको पता है, रख देंगे यहाँ पे। ऐसे ही अल्फ़ा बीटा c/a होता है। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया हो तो ये चीज़ें तो करनी है, कंपेयर करना है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालना है,
ठीक है, इसको इसके कोफिशिएंट्स के साथ इक्वल करके अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए होता है। वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा आपका ए बी सी पे कैसा साइन है। तो ये माइनस तो लगेगा ही, अगर बी पे भी माइनस है तो वो उसका माइनस भी लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें निकालना ही है, तो इसका आप फॉर्मूला याद रखिए। ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं है, ये अलग अलग पे स्क्वायर लगा है। तो इसको हमें इस फॉर्म में लाना है ना, तभी तो हम वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हमें इसकी फॉर्मूले याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है। तो इसके लिए जब अलग अलग पे स्क्वायर हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसमें आपने अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल लिया है, वो रख देंगे। अल्फ़ा बीटा भी निकाल लिया, वो भी रख देंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और फिर ये स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 बार होता है जब पावर में तो प्लस हो जाता है। तो इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37/9। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। आपको पॉलिनॉमियल तो पूरा दे दिया था, तो आप इसको इसके मिडिल स्प्लिट करते तो ये फैक्टर आते। इससे एक्स की 2 वैल्यूज़ आ जाती, एक -2 और एक +1/3। अब ये जो 2 वैल्यूज़ है, आपको क्या बोला है, आपको बोला है इन ये जो 2 वैल्यू आई एक्स की, ये 0 है, ये अल्फ़ा और ये बीटा है। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो ये सॉल्व करके ये आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री में से है। तो ये 3 मार्क्स की क्वेश्चन है। 2 men standing on the either side of a 75-meter high cliff observe the angle of elevation on the top of the cliff 30-60, find the distance between the 2 men। तो एक 75 मीटर हाई क्लिफ है, क्लिफ मतलब चट्टान है, उसकी ऊंचाई। तो 75 मीटर ऊंची चट्टान है, इसके एक साइड एक मैन है और इसके एक साइड एक मैन है। दोनों के एंगल दिए हुए 30 और 60। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, तो यानी वो नीचे खड़े हैं ना, ऊपर देख रहे हो। अब यहाँ से आपको ये मैंने यहाँ है, तो ये इस चट्टान से मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे और ये वाई डिस्टेंस पे। आपको पूरा CD डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच का। ठीक है, तो पहले तो आप ये लिख लेना, ये कि हाइट ऑफ क्लिफ कितनी है, BC एंड BD डिस्टेंस है 2 मैन का, BC एक्स है, BD वाई है। अब आप देखिए, जब भी आपके पास 2 ट्राइंगल बन रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, एक बार ये और एक बार ये, तो एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल में आपको ये पता है तो ये निकल जाएगा, ये अपॉन ये रेशो क्या होता है 10 कितना एंगल है 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एंगल जहाँ होता है उसे बेस लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस लिया है ना आपने, जो दिया है साइड और जो निकालनी है उनका रेशो बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है 10 थीटा। अब यहाँ से 1060 की वैल्यू याद रखना √3 होती है और इसकी वैल्यू 75 अपॉन एक्स। अब एक्स निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्स तो ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब √3 जब भी नीचे होगा तो रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे √3 से। √3 2 बार है तो 3 बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा और ये √3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये 3 से ये कैंसिल होकर 25 √3 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप ये वाला ट्राइंगल ले लेना, इसमें भी आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है, ये अपॉन ये 1030। ठीक है, अब 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो y तो ऊपर चला जाएगा एंड √3 यहाँ इसके साथ चला जाएगा। तो इसमें तो रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं क्योंकि √3 ऊपर ही है। अब आपको सिर्फ x और y नहीं निकालना, आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी ये पूरा डिस्टेंस निकालना है C से D का। तो ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो x आपका आया था 25√3, y आया था 75√3। अब देखिए लाइक टर्म है ना √3, तो जैसे हम क्या करते हैं 2x + 5x को कैसे प्लस करते हैं, 2 और 5 को ऐड करके x एज इट इज़ लिखते हैं, है ना। वैसे सिर्फ आगे वाले नंबर्स को प्लस करेंगे, √3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो 100√3 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 100√3। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये NCERT में से ये 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्विंग इज लुकिंग एट द टावर कितनी डिस्टेंस पे उस बॉय से 20.5 अवे। ठीक है, वो बॉय जो है जिसकी हाइट दी हुई है 1.5। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी बताया कि उसने ऑब्जर्वर का टॉप ऑफ टावर पे कितना बन रहा है 45। तो टावर की हाइट निकालनी है आपको। तो देखिए
एक तो मैन है, मैन की हाइट दी है तो आप इसकी हाइट को दिखाएंगे 1.5। फिर टावर देखिए, ये भी ग्राउंड से खड़ा है और ये भी टावर भी ग्राउंड से खड़ा है ना। मैन जब देखेगा तो वो आइस से देखेगा ना, तो आइस से देख रहा है वो, तो यहाँ से ऐसे ट्राइंगल जब बनेगा। यहाँ से मत बनाना मैन की हाइट, क्योंकि आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला जो हाइट है वो इसी के बराबर होगी ना, इतने के। आपको तो टावर पूरा निकालना है, तो इसका बचा हुआ हिस्सा एक्स है, तो पूरी हाइट ऑफ टावर किससे बनाई, इससे प्लस इससे, है ना। तो हम लिखेंगे पहले हाइट ऑफ पर्सन की क्या है 1.5, हाइट ऑफ टावर क्या है सी डी, ये एच है। अब आपको दिख रहा है कि ये एक पैरेलल, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, ऐसे नीचे वाला जितना होगा उतना ये होगा। अब ये वाई माना है अगर, और ये क्वेश्चन दे रखा था कि ये बॉय कितनी डिस्टेंस पे है 20.5 पे, ठीक है। और ई डी डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस है, तो ये एक्स है, हाइट इन दोनों से मिलके बनी है। तो आप पहले आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ना। तो इसमें आपको एक्स निकालना है, और ये आपको पता ही है ना, ये तो इसके बराबर है। तो ये अपॉन ये क्या है, ये एंगल दिया हुआ है आपको, कितने का एंगल बन रहा है 45 का। तो ये क्या है, ये एंगल यहाँ है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी ई अपॉन ई। 1045 होता है 1। तो डी जब ये 1 होता है तो ये डी ई ए ई के बराबर हो जाएगा, वैल्यू रख देना, डी ई एक्स है और ये ए ई 1.5 सॉरी 20.5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स सी के बराबर आ जाएगा। अब हाइट आपकी ये प्लस ये थी ना, तो इसमें ये प्लस कीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट 22 आ जाएगा, तो हाइट ऑफ टावर सिंपल था 22 आएगा। ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री में से है, इफ साइन थीटा दिस टेन थीटा माइनस सेक थीटा फाइंड करना है। तो जब भी आपको एक रेशो दिया हो और बाकी के रेशोज आपको निकालने हो या सॉल्व करने हो, सिंप्लीफाई करने हो, तो आप ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। ये ट्राइंगल है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये रेशो ऐसे याद कर लेना, पी बी पी एच एच बी। ये मैंने बहुत बहुत बार बताया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। पी बाय एच होता है साइन, बी बाय एच होता है कॉस, बी बाय बी होता है टेन। अगर आप इसको उल्टा करते, साइन का उल्टा कॉस सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉसेक क्या बन जाएगा एच बाई बी, सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी, कॉट क्या हो जाएगा बी बाई बी। तो आपको अभी साइन दिया तो ये पी बाई एच होता है। अच्छा, मैं थीटा अगर नीचे बेस यहाँ ले रही हूँ, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर √3 दिया यानी ये, और हाइपोटेन्यूज आपको 5 दिया है। जब भी हाइपोटेन्यूज पता हो तो ये कैसे निकलेगा, आप पाइथागोरस से ना। तो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज अगर पता है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना। हाँ, अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होता तो इनके स्क्वायर को ऐड करते हैं, स्क्वायर करके फिर ऐड करते हैं। बट हाइपोटेन्यूज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट अगर ये दिया हुआ है तो ये निकालना है, तो ये यहाँ के माइनस होगा। तो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √3 पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, फिर ये आएगा 22, और फिर ये देखिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो लास्ट में रूट भी लगेगा। तो इस फॉर्मूले में रख देना आप, जो भी आपको मिसिंग हो निकालना हो। तो ये आ गया √22। अब आपको निकालना क्या था, टेन माइनस सेक। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, अभी बताया था मैंने, पी बाई बी, है ना। तो पी क्या है आपके पास √3 और ये क्या है √22। सेम ऐसे ही सेक क्या होता है, सेक आपका होता है एच बाई बी। एच क्या है आपका ये और बी क्या है ये, तो ये अपॉन ये। अब √22 दोनों में नीचे सेम है ना, तो एक बार आएगा और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। जब नीचे सेम हो तो ये भी एज इट इज़ आ जाता है। अब √3 5 से सॉल्व तो हो नहीं सकता माइनस, तो ये ऐसे का ऐसे ही छूट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा। देखिए √2 को आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन तो आपने पहले भी किए होंगे। एक तरह से थ्योरम याद, थोड़ा सा याद भी करना होता है आपको, इसे थोड़ा सा समझना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इसके स्टेप्स आप याद भी कर लेना। तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे
इन्होंने बोला इरेशनल प्रूफ कीजिए। हम इसे मान के चलेंगे ये रेशनल है, उल्टा मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ए बाई बी फॉर्म में। हमने ए बाई बी फॉर्म में से लिख लिया, ठीक है, जिसमें हम ए और बी को क्या मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स है। यानी ये और ये, जैसे 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 क्या है, अपने अपने टेबल में आते हैं ना, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कि उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। तो इसको हमने लिया ए बाई बी, ये कि हमने क्या मान लिया, को प्राइम है। अब हमने इस रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, स्क्वायरिंग बहुत साइड। तो ये रूट 2 पे स्क्वायर लगेगा तो 2 हो जाएगा, और इन पे स्क्वायर लगेगा तो ये आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर आ गया, यानी कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो सकता है। ये 2 ए स्क्वायर डबल है ना बी स्क्वायर का, तो यानी कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो जस्ट ए भी 2 से डिविजिबल होगा। अब आपने बोला कि ए 2 से डिविजिबल है, तो आपने कुछ एक नया नंबर ले लिया। अगर ए 2 से डिविजिबल है तो ए इक्वल टू डबल सी ले लिया। अगर 3 से डिविजिबल आ जाता बाई चांस तो 3c ले लेते, 5 से आ जाता तो 5c ले लेते, है ना। तो हमने डबल सी ले लिया। अब यहाँ पे ए अगर डबल सी लिया, अब मैंने इस इक्वेशन पे अगर ए के प्लेस में डबल सी रखा तो उस पर स्क्वायर था, तो ये डबल का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर 4c स्क्वायर हो जाएगा, और ये एज इट इज़, फिर ये 2 से कट जाएगा। तो बी स्क्वायर क्या आ गया, 2c स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर भी 2 डबल ऑफ सी स्क्वायर है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अब अगर ये डिविजिबल बाय 2 है तो बी भी डिविजिबल बाय 2 होगा। तो देखिए ए भी डिविजिबल बाय 2 है, जबकि बी भी डिविजिबल बाय 2 है। तो यानी ए और बी में हमें दिख रहा है कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, ठीक है। इसलिए ये अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में तो ये को प्राइम नहीं है, जबकि हमने क्या माना था, ये क्या थे, को प्राइम। तो हमारा उल्टा हो गया ना, हम लेके चले थे ये को प्राइम नहीं, ये को प्राइम है, बल्कि इनमें दोनों में क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया है, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं है। यानी हमने जो एजम्पशन माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है ना। हम मान के चल रहे हैं को प्राइम नहीं है, जबकि ये को प्राइम, हमने माना कि ये को प्राइम है, जबकि ये क्या आ गए, नॉट को प्राइम, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में 2। तो इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, हमारी कल्पना रॉन्ग है कि हमने √2 रेशनल नंबर माना है, तो इसलिए ये रेशनल नहीं है। ये कैसा है, ये रेशनल है। तो इस तरीके से हमें इसके प्रोसेस को याद भी करना है और थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो इसका बाकी 36 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ये क्लास इंटरवल्स दी है और ये आपको नंबर ऑफ स्कूटर्स दिए है, आपको मीन निकालना है। तो जब भी क्लास इंटरवल्स दिए होते तो मीन निकालने के लिए ना हम क्लास मार्क्स निकालते हैं। तो देखिए क्लास मार्क्स निकालने के लिए तो हमने बहुत बार किया भी हुआ है। तो आपको देखिए माइलेज यानी ये क्लास इंटरवल दी है, और नंबर ऑफ स्कूटर का मतलब फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ये, ठीक है। तो क्लास मार्क यानी एक्स कैसे निकालते हैं, लोअर और अपर को डिवाइड करके 2, लोअर अपर को पहले ऐड करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको इससे पहले प्लस करना है 220 और फिर 2 से डिवाइड करना है तो 110, ऐसे इसको प्लस करना है फिर 2 से डिवाइड करना है, ऐसे ही। अब आपको गैप पता चल गया 20 का आ रहा है तो 20 का आगे प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये एक्स आ गया, इसको हम क्लास मार्क कहते हैं, ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क का। फिर हम क्या करते हैं, एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ़ को एक्स से, 7 को इससे करेंगे तो 770, फिर 12 को इससे करेंगे तो ये आएगा, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा। तो फिर इसका लास्ट में टोटल करना है, फ्रीक्वेंसी इसका टोटल भी लेना है ऊपर, और फिर फ्रीक्वेंसी इसका टोटल लेना है नीचे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ तो हमने बहुत बार किए हुए हैं। अब इसके जो 37 से 39 है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए और प्री बोर्ड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको अच्छी तरह से करने हैं। नेक्स्ट इसका 37 से 39 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।